नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम कंपनी अकाउंट के विषय में बतला रहे थे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिए थे और एक एक पॉइंट को समझाया गया था। आज हम बतलाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? हर कंपनी जो व्यवसाय कर रही है उसका लाभ या हानि जानना चाहती है, तो इसके लिए क्या बनाती है? वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। कैसे बनाते हैं? हम लोग फॉर्मेट पे जाते हैं और एक एक चीज पे गौर करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड लिख देंगे। इसके बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, जो फॉर द ईयर एंडिंग होगा वो लिखेंगे। यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। यहां लिखते हैं हम लोग नोट नंबर। यहां लिखते हैं फिगर्स ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड लिख सकते हैं, करेंट रिपोर्टिंग पीरियड। यहां लिखा जाता है फिगर्स ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। रुपीज का सिंबल। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट का ये हेडिंग है। सबसे पहले इसमें आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी जिस चीज का व्यवसाय कर रही है, कंपनी जो बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस से कंपनी के पास कितना आय हो रहा है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अब जैसे मान लीजिए कंपनी दो तरह की होती है। एक कंपनी होती है जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके बेचती है, और एक कंपनी केवल सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे पार्ले जी कंपनी, वो जाहिर सी बात है, पार्ले जी कंपनी पार्ले जी बिस्किट बना के बेचेगी तो गुड्स को सेल करेगी। लेकिन अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है तो वो कंपनी क्या करती है? अपने सर्विस को बेचती है। सर्विस यानी कि अपनी सेवा को बेचती है। तो जो भी कंपनी हो, जिस नेचर की कंपनी हो, वो अपना जो व्यवसाय कर रही है उस बिजनेस से उसका कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। जैसे मान लिया जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं संचालन से आय। हिंदी में इसको बोला जाता है संचालन से आय। इसको निकाला कैसे जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है? सेल्स ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस, जो भी है। अगर इसमें से गुड्स है तो सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न। मान लीजिए हम सामान बेचे 1 लाख का, अगला आदमी 2,000 का सामान हमको लौटा दिया, तो 98,000 यहाँ पे जो आया, ये जो प्रेजेंट में आया वो रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन हुआ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है कि कंपनी जिस चीज का व्यवसाय कर रही है उस व्यवसाय की वस्तु को या सेवा को, गुड्स को या सर्विस को बेचने से जो आय होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स लिखते हैं और उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस कर देते हैं, वो मेरा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद सेकेंड में आता है हम लोग अदर इनकम। अदर इनकम क्या होता है, ये फर्स्ट चीज आप लोगों को बताया गया, पहला पॉइंट। अदर इनकम अन्य आय। कंपनी ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कंपनी को डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो डिविडेंड रिसीव्ड। कंपनी को रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट रिसीव्ड। कंपनी को डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ये अदर इनकम में आते हैं, ETC और ये अदर इनकम में आते हैं। और भी चीज आता है जैसे ट्रांसफर फी। इतना ही मेनली, इतना ही जरूरी है। ये जो सारे इनकम है वो अदर इनकम में आते हैं। इन सारे इनकम को ऐड करके, ठीक है, वर्किंग नोट में, उसके बाद फिर यहाँ पे शो किया जाता है अदर इनकम। अब क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में लिखते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पॉइंट को ऐड करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट को ऐड करेंगे। ये जो ऐड करने के बाद आया ये मेरा टोटल रेवेन्यू होता है। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेज पे। फोर्थ पॉइंट होता है मेरा एक्सपेंसेज। फोर्थ पॉइंट है मेरा एक्सपेंसेज। इस एक्सपेंसेज में पहला चीज है हम लोग का है मटेरियल कंज्यूम। हम कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल का जरूरत होता है। अब जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट बना रहे हैं, पार्ले जी कंपनी हमारी है, तो पार्ले जी जो बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें मैदा, चीनी, रिफाइन, ये मेरा रॉ मटेरियल है उसके लिए। तो मटेरियल कंज्यूम, कितने मटेरियल हमने कंज्यूम किया प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, इसको कैसे निकाला जाता है देखिए। मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं और कभी कभी स्टॉक भी दिया रहता है। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, परचेज ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर परचेज ऑफ मटेरियल को हमने कितना खरीदा है, लेस इसमें से परचेज रिटर्न को लेस कर देते हैं। परचेज रिटर्न को, जैसे मान लिया मटेरियल परचेज हमने 1,00,000 रुपया का खरीदा, उसमें 5,000 रुपया हमने 5,000 रुपये का मटेरियल को लौटा दिया है, रिटर्न कर दिया गया है। तो 1,00,000 में से 5,000 को लेस करके 95,000 जो आएगा उसको यहां पे लिखना है परचेज ऑफ मटेरियल। इसको ऐड करके यहां से इसमें लेस किया जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल का,
मटेरियल को, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल को पहले लिखते हैं, फिर परचेज मटेरियल को ऐड करते हैं, इसमें से फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल को हम लोग लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट करने के बाद ये जो रिजल्ट आया ये मेरा मटेरियल कंज्यूम हुआ, सामग्री उपयोग, इसको हिंदी में बोलते हैं सामग्री उपभोग, मतलब इतना कंज्यूम हुआ है मटेरियल, ये मटेरियल कंज्यूम हुआ। इसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक ट्रेड, बी आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। व्यापार के लिए अगर हम कोई स्टॉक खरीदे हैं तो उसको लिखा जाता है, ये मटेरियल कंज्यूम, ये है परचेज स्टॉक इन ट्रेड। इसके बाद आता है सी, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में अगर जो चेंजिंग हुआ है उसको लिखा जाता है। इन्वेंट्री में चेंजिंग को कैसे लिखा जाता है सो ध्यान दीजिएगा। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है ध्यान समझिएगा। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अगर ओपनिंग स्टॉक, ध्यान देंगे ओपनिंग स्टॉक, अगर वो ओपनिंग स्टॉक, देखिए सबसे पहले स्टॉक तीन तरह का होता है, ये पहले क्लियर कर देते हैं। पहले हम आप लोगों को पहले हम यही क्लियर करते हैं स्टॉक कितने तरह का होता है। स्टॉक जिसको इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इसको हिंदी में बोलते हैं कच्चे माल, कच्चे माल। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कार्य प्रगति में, प्रगति में। इसके बाद आता है फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल, निर्मित माल। जैसे समझिएगा क्या होता है। जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है अभी हम बताए थे, ध्यान से समझिएगा। पार्ले जी बिस्किट बना रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मैदा है, चीनी है, रिफाइन है, ये उसके लिए रॉ मटेरियल है। तो कच्चे माल का स्टॉक रॉ मटेरियल, ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है। अब आता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य जारी दशा में। आधा अधूरा बिस्किट बना हुआ है, मान लिया जाए मैदा को गूंद लिया गया है, ठीक है, उसको रिफाइन को भी चढ़ा दिया गया गर्म होने के लिए, उसमें आधा अधूरा हम केवल अभी, आधा मतलब केवल अभी बिस्कुट को अभी हम लोग केवल तले हैं, उसके बाद उसका कुछ काम नहीं हुआ, मतलब अभी आधा बना है, पूरा बना नहीं है, तो इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और जब बिस्किट बन जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, बिस्किट बन गया, पैकेट में पैक हो गया, तो उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल। तो तीनों का ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है, तीनों का ओपनिंग भी होता है, ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। मान लीजिए जब ओपनिंग 10,000 है और क्लोजिंग 15, क्लोजिंग मान लीजिए 8,000 है, तो यहाँ पे ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, चेंजिंग क्या है, इन लोग का 2,000 चेंजिंग है। अगर ओपनिंग ज्यादा है और क्लोजिंग कम है तो ये जो चेंजिंग हुआ है 2,000, इसको हम माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आइए, अगर ओपनिंग 8,000 रहता, ओपनिंग 8,000 रहता है, फिर से समझिए इन्वेंट्री का ओपनिंग 8,000 रहता और क्लोजिंग कितना होता, 10,000। फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग अगर, ध्यान समझिएगा, ओपनिंग अगर
थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर से। अगर ओपनिंग स्टॉक 10,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है तो दोनों का चेंजिंग क्या है? 2,000। चेंज क्या है? 2,000। तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, ये प्लस में लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री 2,000 2,000 जो भी है। लेकिन अगर ओपनिंग मेरा 8,000 रहता है और क्लोजिंग 10,000 है तो क्लोजिंग मेरा क्या है? क्लोजिंग ज्यादा है। तो क्लोजिंग जब ज्यादा रहता है तो चेंज इन इन्वेंट्री को हम लोग माइनस में लिखते हैं। फिर से सुनिए, ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो ये जो चेंज जो हुआ मेरा, चेंजिंग क्या हुआ? चेंजिंग 2,000 हुआ। इसको ये प्लस में यहां पे लिखेंगे। लेकिन अगर मेरा ओपनिंग 8,000 है और क्लोजिंग 10,000 है स्टॉक, तो चेंजिंग तो 2,000 का हुआ, लेकिन इसको हम माइनस में लिखेंगे। माइनस में लिखेंगे तो अभी मान के चला जाए प्लस, प्लस में। इसके बाद आता है डी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेज। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी। कर्मचारी के फायदा वाला खर्च कौन है? तो इसको ध्यान देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, इसमें सबसे पहले एम्प्लॉय को वेजेज हम लोग देते हैं, इसको एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी देते हैं, इसको एम्प्लॉय को हम लोग बोनस देते हैं, इसको एम्प्लॉय को हम लोग वेलफेयर एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय के कल्याण के लिए जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, इसको कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ईटीसी। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है। एम्प्लॉय पे जो खर्च किया जाता है, कर्मचारी पे जो खर्च किया जाता है कंपनी द्वारा, उसे बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो इसमें आप वेजेज होता है, सैलरी होता है, बोनस होता है, वेलफेयर एक्सपेंसेस होता है, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड होता है। ये मेनली ये जरूरी है, जितना वो हो जाता है यहां पे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है कि फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस, देखिए हर कंपनी को, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, सबके लिए पूंजी महत्वपूर्ण होता है। कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है हर बिजनेस के लिए। बोला भी गया है, फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय के लिए वित्त जो है रक्त के समान है, खून के समान है। तो ये जो पैसा, अगर कंपनी को अगर पैसे की नीड होती, जरूरत होती है, तो कभी कभी बैंक से लोन लेना होता है। तो बैंक से जब कंपनी लोन लेती है तो उस लोन लेने के जो प्रोसीजर में जो खर्च होता है, इंटरेस्ट, लोन लिए है तो उसका तो इंटरेस्ट देना ही है। लोन के प्रोसीजर में जो एक्सपेंसेस होता है उसका है। मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है तो उसमें भी कंपनी इंटरेस्ट दे रही है। ये सारी चीज मेरा फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं, वित्तीय लागत में आते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट के विषय में बतला रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट, वित्तीय लागत। वित्तीय लागत में क्या आता है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
उसके बाद कभी कभी क्या होता है, लोन लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग को उस प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। प्रोसेसिंग का मतलब प्रक्रिया की लागत। प्रोसेसिंग चार्ज, ये सब ईटीसी, ये मेन चीज है। ये आता है मेरा फाइनेंस कॉस्ट में। अगर ये सब है तो सबको जोड़ के हम यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में, एक्सपेंसेस में लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू अगर घटता है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर टेंजिबल एसेट का अगर वैल्यू घटता है तो उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, फिक्स। देखिए, इनटेंजिबल एसेट वैल्यू डिक्रीज बाय कंटिन्यू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट्स वैल्यू डिक्रीज इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन हो या एमोर्टाइजेशन हो, अगर जैसे टेंजिबल एसेट्स क्या हुआ, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट आप लोगों को बैलेंस शीट के फॉर्मूले में बतलाया गया था। टेंजिबल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये सब का दाम घटेगा तो डेप्रिसिएशन। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब का दाम घटेगा तो उसको एमोर्टाइजेशन कहेंगे। जो भी हो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद भी इसके अलावा एक्सपेंसेज है तो अदर एक्सपेंसेज में आता है, अदर एक्सपेंसेज, सारे को लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं हम टोटल एक्सपेंसेज, टोटल एक्सपेंसेज, टोटल एक्सपेंसेज। फिर बताते हैं। देखिए, आगे इसके आगे हम बतलाने जा रहे हैं। फॉर्मेट बड़ा है इसलिए इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं और इसी में हम आगे आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 4 पॉइंट तक गए थे, एक्सपेंसेस तक गए थे। एक्सपेंसेस के बाद अब आता है, यहां पे लिखेंगे 5 नंबर में, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। ध्यान दिया जाए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट जो निकाले थे हम लोग, टोटल रेवेन्यू, उसमें से 4 पॉइंट टोटल एक्सपेंसेस जो था उसको लेस कर देंगे। जो आएगा ये मेरा, ये प्रॉफिट हो गया बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसके बाद 6 नंबर में आता है मेरा एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम, ये एक्सेप्शनल आइटम क्या है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। एक्सेप्शनल आइटम वैसे आइटम जो हमेशा बिजनेस में
अवेलेबल नहीं होते, कभी कभार होते हैं। जैसे लॉस बाय फायर, ये एबनॉर्मल लॉस है। लॉस भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस को हिंदी में सामान्य हानि कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस को हिंदी में असामान्य हानि कहते हैं। तो वैसे हानि जिसके विषय में हमको जानकारी होता है कि ये हानि होना ही है, वो नॉर्मल लॉस होता है। और जिसके विषय में हमको मालूम नहीं रहता, जैसे वो होता है क्या, एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ईटीसी। ये सब एक्सेप्शनल आइटम है। अगर है तो उसको हम लोग यहां पे अब लिखेंगे एक्सेप्शनल आइटम को। अब क्या करेंगे, यहां पे 7th नंबर डालेंगे। अब यहां लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, एक्सेप्शनल आइटम हम लोग दिखा चुके हैं, तो अब एक्सेप्शनल आइटम को नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखे थे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, यहाँ एक्सेप्शनल आइटम को हम लोग लिख दिए। अब ये कैसे निकलेगा, हम लोग 5 पॉइंट निकाले थे ना, 5वां जो पॉइंट है उसमें से छठा पॉइंट को लेस कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। 7वां के बाद अब आता है 8वां। 8वां में आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर इस टाइप का कोई और भी ऑर्डिनरी कोई आइटम है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहां पे क्या करेंगे, ये मेरा 9th नंबर पे पॉइंट आता है, ये लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख चुके हैं हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका 7वां में से 8वां को हम लोग लेस करना है। 7th में से ये पॉइंट में से ये पॉइंट को हम लेस किए, ये मेरा आ गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे टैक्स। 10th नंबर पॉइंट है टैक्स। टैक्स यानी कि हम लोग जो कमाए हैं, हम लोग जो प्रॉफिट कर रहे हैं, उसका टैक्स एक्सपेंसेज क्या है, टैक्स एक्सपेंसेज टैक्स एक्सपेंसेज में क्या क्या है, दो एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंसेज में आएगा, एक आएगा करेंट टैक्स, एक डिफर्ड टैक्स। करेंट टैक्स, एक आता है डिफर्ड टैक्स। ये दोनों जो है, दोनों को जोड़कर यहां पे लिखा जाता है, इसमें से माइनस किया जाता है। यहां जो आएगा मेरा 11th पॉइंट आएगा, ये लिखेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कंटिन्यू पीरियड का प्रॉफिट है। ये मेरा कंटिन्यू पीरियड का जो प्रॉफिट है, इसको हम लिख देंगे। टैक्स एक्सपेंसेस जो है उसको हम लोग लेस करते हैं, जो लेस करके आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास मेरा 9th में से 10th को लेस किए, इसके बाद भी है, फॉर्मेट लंबा है, फिर बतलाते हैं आप लोग को। देखिए अभी आप लोग को हम बतलाए हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कंटिन्यू ऑपरेशन, हम लोग जो व्यवसाय चला रहे हैं लगातार, उस व्यवसाय से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है टैक्स के बाद, वो प्रॉफिट हुआ।
कोई कोई ऐसे व्यवसाय होते हैं जो डिसकंटिन्यू होते हैं, अब उनके वो भी प्रॉफिट इसमें जोड़ा जाएगा। अभी तक हम लोग 11 पॉइंट तक गए हैं। 11 पॉइंट के बाद आता है 12 पे आते हैं हम लोग। सेम चीज इसी पे जा रहा है, फॉर्मेट बड़ा है इसीलिए आप लोग को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। 12th में आएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ठीक है, तो हमेशा संचालन नहीं करना, हमेशा व्यवसाय जो चलाने से नहीं होता, कभी कभी वो व्यवसाय को चलाया जाता है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इसमें लिखा जाएगा। जो प्रॉफिट है उसको यहां पे लिखा जाएगा। अब आइए 13 में आता है टैक्स ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब कि हम जो हमेशा व्यवसाय नहीं चला रहे, उसका जो इनकम हुआ है उस पर टैक्स कितना लग रहा है। टैक्स एक्सपेंसेस लिख सकते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस, तो जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब आता है 14 में, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स ये 12 में से 13 को लेस किया जाएगा। 12 में से इसमें से इसको लेस करके यहां पे लिखेंगे। फॉर्मेट पे टेंशन नहीं लेना है, एकदम फॉर्मेट सिंपल है, 2 बार 4 बार लिखिएगा, फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट को तो घबराना नहीं है, ये एक्चुअली में सारी चीज को लिखा जा रहा है, इसलिए फॉर्मेट बड़ा हो रहा है। हमारी क्वेश्चन में जो चीज अवेलेबल होगा उसी को लिखेंगे। अब जो चीज फॉर्म हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है अवेलेबल, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। जो चीज हमारे पास क्वेश्चन में, एक्चुअली में सारी चीज को लिखा जा रहा है, इसलिए फॉर्मेट बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग ये प्रॉफिट और लॉस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स के बाद। अब आता है हम लोग आएंगे 15 में आते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो कंटिन्यू ऑपरेशन 11 था, याद होगा 11 में था, 11 वाला प्रॉफिट और ये 14 वाला प्रॉफिट, दोनों को हम ऐड करके यहां पे लिखेंगे। इतना करने के बाद अब आता है 16, फिर बताते हैं 16। देखिए अब यहां तक प्रॉफिट हमारा निकल चुका है, प्रॉफिट और लॉस, कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, दोनों को प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब क्या आता है, हम लोग निकालेंगे अर्निंग पर इक्विटी। एक इक्विटी पे हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग पर इक्विटी, एक इक्विटी पे हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इसमें 2 पॉइंट होता है, एक होता है बेसिक, एक होता है डिलूटेड। ये दोनों जो है, ये प्रॉफिट निकलने के बाद हम जानना चाहते हैं कि एक शेयर पे पैसा हम लोग इक्विटी शेयर पे कितना पैसा कमाएं। एक शेयर पे इक्विटी मान लिया जाए हम लोग
हम लोग 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरा, अच्छा अर्निंग अर्निंग पर इक्विटी कैसे निकलता है ये समझ लीजिए। इसमें जो प्रॉफिट मेरा रियल जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को लिखेंगे और यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखेंगे, इक्विटी शेयर। मान लीजिए हम लोग 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए हैं और मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 10,000 है, तो एक इक्विटी पे हम लोग 10 रुपया कमाए हैं, अर्न हुआ, अर्निंग, ठीक है, पर इक्विटी, एक इक्विटी पे हम लोग 10 रुपया कमाए। तो ये हम लोग कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े। अब कंपनी का जो सबसे मेन चैप्टर है उस पर हम लोग आने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर के विषय में हम अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हमारे अगर पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।